ये सारे प्रश्न सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न है जो अपन करेंगे। यूनिट का नाम है यूनिट 4 केमिस्ट्री की आयनिक साम्य। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है HCl और NaOH का जो घोल होता है वो कौन सा प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। बताइए जो NaOH और HCl का घोल में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें होती है न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। न्यूट्रलाइजेशन होता है इसके अंदर HCl और NaOH के अंदर, यानी कि उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अम्ल और क्षार का घोल का जो पीएच है वो 7 है, इसका मतलब क्या है। तो भाई 7 इसका पीएच हो तो ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या तटस्थ होगा या बफर होगा, क्या होगा बताइए। तो ये तटस्थ होगा, इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन मानेंगे। ये मतलब अम्ल और क्षार दोनों का मिक्स का होता है। तो ये नई तो अम्लीय है नई क्षारीय है, साथ पे फिक्स तटस्थ या न्यूट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल और स्ट्रोंग बेस यानी कि प्रबल क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाला घोल कैसा होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा सारी है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जीरो लेवल से होते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आपकी ये पूरा जो चैप्टर है वो चारों तरफ से कवर हो जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन का बढ़ता हुआ लेवल लेवल भी नजर आएगा, ताकि हूबहू परीक्षा में छपने वाले सवाल आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पीएच की परिभाषा क्या है, यानी कि जो पीएच है इसको किस प्रकार मापा जाता है, किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है पीएच को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो ये होता है -log H+। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -log H+। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वीक एसिड वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। तो आंशिक डिसोसिएशन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, के का मान बढ़ने से एसिड बताओ वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूट्रल या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किस प्रकार क्या परिवर्तन आता है के का मान बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, के का मान बढ़ने से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, के बी का मान बढ़ने से बेस क्या होता है, बताइए क्या परिवर्तन आएगा। 7 7 7 7 का बताइए। देखिए के बी से बेस स्ट्रॉन्ग होता है और के ए से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, के का मान बढ़ने से एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और के बी का मान बढ़ने से बेस स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बफर सॉल्यूशन क्या होता है बताइए। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, पीएच में थोड़े बदलाव पर प्रतिक्रिया करने वाला घोल, न्यूट्रल, केवल बेसिक, केवल एसिडिक। बताइए बफर सॉल्यूशन क्या होता है क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बफर सॉल्यूशन है कि मतलब इसमें पीएच को स्थिर रखता है। ये घोल क्या करता है, पीएच को स्थिर रखता है। पीएच में थोड़ा बदलाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि उसको स्थिर रखता है बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, बफर सॉल्यूशन में आमतौर पर क्या शामिल होता है, बताइए क्या होता है बफर सॉल्यूशन के अंदर। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और कंजुगेट बेस, प्योर वाटर, HCl और NaOH, क्या होता है बफर विलियन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर वीक एसिड होता है और उसका कंजुगेट बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बफर का उपयोग क्या है, बताइए बफर विलियन जो बनता है उसका क्या उपयोग होता है पीएच को स्थिर रखने के लिए, किसके लिए, पीएच को स्थिर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि H+, जो H+ है उसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁴ m हो तो पीएच क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जो H+ है उसकी सांद्रता 1 × 10⁻⁴ m है, तो पीएच क्या होगा बताइए। तो इसको कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। तो इसको निकालते हैं पीएच को
log H+। ठीक है, तो H+ की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁴ है, 10⁻⁴, ठीक है, माइनस log, इसकी जो वैल्यू होगी वही इस पीएच का मान होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इधर आते ही log 51, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। लोग सर, लोग को हल करना तो आता है ना आपको, ये लोग, तो इस लोग को जैसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो लोग सोल्व करने के लिए अलग से कमेंट कर देना, मैं अलग से आपको वीडियो उसका भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करना है, नहीं तो टाइम पे पूरा होगा नहीं, टाइम इतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। 7 है, यानी कि यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो घोल है उसके अंदर मतलब जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या होगा, बताइए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीक एसिड है, ऊपर क्या था, ऊपर ये था, यहाँ पे था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड का क्या क्या है, वीक, एसिड वीक है ना, तो 7 से ज़्यादा की तरफ, 7 से कम की तरफ आएगा एसिड वीक है तो। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस की तरफ बढ़ेगा, तो बेस की तरफ का मतलब 7 से ज़्यादा होगा। 7, लेकिन ये तो सिर्फ 7 से कम है, 7 से ज़्यादा वाला ये वाला है, 7 से ज़्यादा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग जो एसिड की टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग है ना, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की तरफ जाएगा, एसिड की तरफ जाएगा, तो मतलब ये 7 है तो ये 7 के इधर की तरफ जाएगा, तो यानी कि 7 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में लाल और बेसिक सॉल्यूशन में नीला दर्शाता है, बताइए। भाई ये इंडिकेटर की पहचान है, जो विलेन की अम्लता ज्ञात करने के लिए, सार्यता ज्ञात करने के लिए जो इंडिकेटर है उनका नाम है, यानी कि बताइए। देखो, जो अम्लीय में लाल होता है और क्षारीय में नीला हो जाता है, कौन सा होता है इनमें से, बताइए। मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथोलीन है, लिटमस है, या ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, कौन सा है इसके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो इसका जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के अंदर लाल हो जाता है और इसके अंदर बेसिक के अंदर नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इस बफर में अगर थोड़ा HCl जोड़ा जाए तो क्या होगा, बफर विलेन में HCl अगर डाल देंगे तो क्या होगा, 16 का बताइए। तो थोड़ा बदलाव के साथ फिर स्थिर कर देगा, तो जैसे HCl मिलाएंगे थोड़ा सा परिवर्तन होगा और उसके बाद पीएच स्थिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बफर में अगर थोड़ा एनओच जोड़ा जाए, यानी कि एनओच डाल देंगे, एनओच सारियो होता है, तो सारियो होने में क्या होगा, पीएच में थोड़ा सा बदलाव होगा और स्थिर हो जाएगा, लेकिन ये सार की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच 1 है, तो H+ क्या होगा, बताइए। तो पीएच का मतलब 1 बराबर माइनस log H+, तो यहाँ से इसको हल करेंगे और H+ का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, H+ की वैल्यू, तो अब देखिए log को इधर ले जाके आप H+ की वैल्यू निकालेंगे, अगर आपको log सोल्व करना आता है तो इसका आंसर आप बता देंगे, तो बताइए एक बार, देखिए जिसको भी आता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका log की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 मिनट, -1, ये इधर आके माइनस में होगा इसकी, तो इसकी पावर माइनस हो गया ना, ये वाला ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी वीक बेस का केबी ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। 19 का प्रश्न संख्या 19, तो इसका आंशिक डिसोसिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो साल्ट का हाइड्रोलाइसिस तब होता है जब, यानी कि साल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस कौन सी स्थिति में होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बताइए 20वें के अंदर।
तो जब वीक एसिड इसके अंदर ये तब होता है, तब वीक एसिड एक वीक होना चाहिए, या तो बेस मतलब एक वीक होना चाहिए एसिड या बेस, दोनों में से एक भी वीक होगा ना तो ये हाइड्रोलाइसिस कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों ही वीक नहीं है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दोनों अब इसके अंदर एसिड वीक है, यहाँ पे बेस वीक है, और यहाँ पे ये दोनों वीक है, तो यानी कि इसमें तीनों में ही परिस्थितियों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। जहाँ पे भी वीक बेस या एसिड आ जाएगा ना, मतलब कम से कम एक दुर्बल आ जाएगा ना, कम से कम एक दुर्बल, तो वहाँ पे ये हाइड्रोलाइसिस कर देगा। ठीक है, तो इसमें बी सी डी तीनों ही ऑप्शन इसके राइट राइट आंसर है, बी सी और डी ये तीनों ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, NaCl का एक्वाउस सॉल्यूशन, एक्वाउस सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या होगा, बताइए। NaCl का सोडियम क्या होता है भाई, सोडियम अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए। तो ये NaCl जो होता है ये न्यूट्रल होता है, NaCl क्या होता है, न्यूट्रल, तो इसका साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 22, CH3COONA ये एक्वाउस सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच क्या होगा, बताइए। CH3COONA का एक्वाउस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। तो ये क्या है, मतलब अ, दुर्बल सार होता है ये, CH3CONA दुर्बल सार, तो दुर्बल अगर सार होगा तो ये 7 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, NH4Cl के एक और सॉल्यूशन का पीएच, तो देखिए जो NH4Cl है ये आ- अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, बताइए 23 में। तो ये क्या होता है, दुर्बल सार होता है, तो इसमें भी 7 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 24, के और के बी के बीच क्या संबंध होता है, बताइए। के और के बी के बीच क्या संबंध होता है, इसे ये पूछा जा सकता है, प्रश्न इसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए, 24। तो ये होता है के बी बराबर के डब्ल्यू, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए क्या होगा, बताइए। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो क्या होगा भाई, बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, एक होगा, या फिर ये होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे 25 के अंदर, बताइए। तो इसका बहुत बड़ा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का के का मान। क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस का केबी क्या होगा, बहुत छोटा या बड़ा? 26 केबी बड़ा होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका बड़ा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं होकर वीक होगा उसका कम होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, पीएच मीटर को लिए पीएच मापने के लिए। ठीक है, तो पीएच मीटर पीएच मापने के लिए। 28, फिनोल्फ्थेलिन का कलर चेंज एक्यूरेट, यानी कि फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर है वो किस पीएच में चेंज होता है, बताइए। 28, तो ये 8 से 10 के बीच में चेंज होता है, 8 से 10 जो पीएच होता है उस विलियन के अंदर फिनोल्फ्थेलिन का कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज, यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर चेंज कब होता है, पीएच 3.1 से 4.4, या 8 से 10, 6 से 8, या 1 से 2, बताइए। 29, तो ये 3.1 से 4.4 के बीच इसका कलर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बताता है, जब एसिड और बेस की मोल्स बराबर हो, बताइए। किस स्थिति को दर्शाता है टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंस पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए। तो एसिड और बेस के जो मोल्स बराबर होते हैं उस पर स्थिति को ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या है स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या है वीक, की जो टाइट्रेशन है उसका इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सी मतलब 7 से बड़ा होगा, छोटा होगा, या बराबर होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, तो 7 से कम होगा, क्योंकि एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये विलेन भी एसिडिक ही होगा, और एसिडिक 7 से नीचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही वीक है का टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 32, कोई निर्धारित नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड और वीक ही बेस है। क्वेश्चन नंबर 33, बफर सॉल्यूशन में कंजुगेट एसिड बेस पेयर का अनुपात 1:1 है। कंजुगेट जो एसिड बेस है उसके पेयर का अनुपात 1:1 है, तो पीएच क्या होगा 33 का बताइए। ये होगा पीएच पीकेए। क्वेश्चन नंबर 34, एसिडिक बफर का उदाहरण कौन सा है इसमें, एसिडिक बफर यानी कि जो बफर मिलियन है अम्लीय है उसका, बताइए 34 का। ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब सबकी संभावना लेकिन इन्हीं की ज्यादा संभावना है। 34 का बताइए। तो ये पहला ही इसका एग्जाम्पल है, CH3COH और CH3CONA। क्वेश्चन नंबर 35, जो बेसिक बफर का उदाहरण क्या है, बेसिक बफर यानी कि सारी है। 35 को बताइए। तो ये होता है NH4OH और NH4Cl। ठीक है, तो ये इन दोनों को एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, pH 7 के लिए H+ क्या होगा, बताइए pH 7 के लिए H+ क्या होगा। 36। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻7। ठीक है, क्योंकि pH बराबर होता है -log H+। ठीक है, तो ये इधर 7 दे रखा है और -log H+, और ये इधर जाएगा तो 10⁻⁻7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, देखो पी मतलब पीएच ऑफ ओ एच और प्लस पीएच, पी ऑफ ओ एच और पी एच का योग हमेशा क्या होगा, सही 14 होगा, 7 होगा, या फिर 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे लेबर स्टैंड एग्जाम में। आप निश्चिंत होकर इन क्वेश्चनों को पढ़िए और अपने नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही सफलता दिलाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ आपको गलतियां होने से बचाता है, और कुछ कॉन्सेप्ट जो छिप जाते हैं जिसका आपको पता नहीं रहता उनको याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए। तो ये दोनों का मिलाकर के 14 होता है, 14, कुल पीएच कितना होता है 14। क्वेश्चन नंबर 38, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में NH4Cl के एक्वास सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38। एसिडिक होगा ये, ठीक है, कैसा होगा एसिडिक। तो एसिडिक का मतलब होगा 7 से कम, 7 से कम होगा जो एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, देखो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में NaCl का पीएच पूछा है यहाँ पे, तो NaCl अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, 39 का बताइए। ये न्यूट्रल है, ठीक है NaCl, तो इसका पीएच 7 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बफर सॉल्यूशन का कार्य क्या है, बताइए। बफर सॉल्यूशन क्या काम करता है, केवल एसिडिक सॉल्यूशन स्टेबलाइज करता है, केवल बेसिक सॉल्यूशन स्टेबलाइज करता है, पीएच में बदलाव रोकता है, तापमान नियंत्रित करता है, बताइए। 14 का बताइए। तो पीएच में बदलाव को रोकता है ये क्या, बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए क्या दर्शाता है, क्योंकि एसिड का है तो ये के ए दिखाएगा, बेस का के भी दिखाता है। तो जो वीक एसिड का दिखा रहा है के, वो क्या दिखाता है, पूरा या आंशिक, तो वीक का है तो आंशिक दिखाएगा या पूरा दिखाएगा। 41 बताइए। तो ये आंशिक दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वीक बेस का के बी क्या दर्शाता है, आंशिक दिखाएगा, जहां भी वीक आ रहा ना वहाँ आंशिक दिखाएगा ये, वियोजन, ठीक है, आंशिक वियोजन। क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए क्या होगा, यानी कि प्रबल अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, स्ट्रॉन्ग बेस का अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी बड़ा होगा, बेस हो या वो हो। क्वेश्चन नंबर 45, पीएच स्केल का मूल आधार क्या है, तो ये है भैया H+। ठीक है, मूल आधार क्या है, H+ है। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिकेटर का कलर चेंज किस पर निर्भर करता है, H+ पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, बताइए। 46, तो इंडिकेटर का कलर होता है वो पीएच पर निर्भर करता है, और पीएच H+ से ज्ञात किया जाता है, तो H+ पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 47, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में कौन सा रंग दिखाता है, तो यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग दिखाएगा, मिथाइल ऑरेंज तो लाल दिखाएगा या नीला दिखाएगा, बताइए। 47 का, तो लाल रंग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 48, फिने फिनो फिनोलेप्थेलिन बेसिक में कौन सा रंग दिखाता है, फिनोलेप्थेलिन होता है वो सार में कौन सा रंग दिखाएगा, 48 का बताइए।
तो ये गुलाबी रंग दर्शाता है फिनोलेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसमें टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंस पॉइंट, टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंट पॉइंट कौन सा होगा 49 का बताइए। तो ये 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिड क्या है, वीक है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस वाला जो है स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, ठीक है। तो टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंस पॉइंट बताइए। तो आपको यही देखना है कि दुर्बल प्रबल प्रबल दुर्बल, और यही इसके अंदर आयनिक साम्य में आता है अधिकांश, सभी एग्जामों में यही पूछा जाता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन कर्व है उसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। तो ये 7 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 51, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन कर्व का इक्विवेलेंस क्या दर्शाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या दर्शाता है, जल्दी बताइए। 51 का बताइए भाई, इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 51। तो ये 7 से कम दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बफर सॉल्यूशन में यदि थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया जाए तो क्या होगा, बफर विलेन में प्रबल अम्ल मिला दिया जाए थोड़ा तो क्या होगा बताइए, 52 के अंदर क्या होगा। तो पीएच थोड़े बदलाव के साथ स्थिर रहता है, ठीक है। पीएच में थोड़ा सा बदलाव होगा लेकिन स्थिर हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 53, बफर सॉल्यूशन में यदि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस मिला जाए, अब देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया था, इससे क्या होगा बताइए, 53 के अंदर क्या होगा। तो इसमें भी वही होता है कि थोड़ा सा बदलता है पीएच लेकिन फिर स्थिर हो जाता है थोड़े से बदलाव के साथ। क्वेश्चन नंबर 54, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के रेशियो को बदलने पर क्या होगा। भाई इसका जो रेशियो एक होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का जो रेशियो होता है उसको बदलने से कौन सी स्थिति होगी इनमें से बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। तो ये पीएच थोड़े बदलाव के साथ बदल जाएगा। 54 का अंदर यही होगा कि थोड़े बदल जाएगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए हैंडरसन हेसलब्लाच इक्वेशन पीएच कैलकुलेट करने में प्रयोग होती है। तो यानी कि कौन सा जो किस प्रकार का जो विलियन है उसकी पीएच ज्ञात करने के लिए, किस प्रकार का विलियन की पीएच ज्ञात करने के लिए हैंडरसन हेल्सपेच जो समीकरण है वो उपयोग में ली जाती है बताइए। तो कौन सा है 55 का बताइए 55। तो इसका होगा वीक एसिड और कंजुगेट बेस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए साल्ट हाइड्रोलाइसिस से सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो कौन से सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइंड होता है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर। तो इसके अंदर देखो कम से कम एक वीक होना चाहिए, या तो एसिड या सार, या फिर दोनों भी वीक हो सकते हैं, उसी स्थिति में इसका जो पीएच वो डिटरमाइंड किया जाता है। भाई कम से कम एक वीक एसिड होना चाहिए, या फिर वीक बेस होना चाहिए, या फिर दोनों ही वीक एसिड या वीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन कर्व में इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बताइए। दोनों ही जब वीक होते हैं तो क्या होता है 57 के अंदर बताइए। तो स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसमें टाइट्रेशन इंडिकेटर का चयन क्यों महत्वपूर्ण है, इंडिकेटर का चयन क्यों, कलर चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट पर होना चाहिए, पीएच इरिलेवेंट है, टाइट्रेशन नहीं प्रभावित कोई का। तो इसका मतलब ये है कि कलर चेंज है ना जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर होना चाहिए, इसके लिए इंडिकेटर चुनना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 59, पीएच के इक्विवेलेंट की माइनस लॉग एच प्लस से एच प्लस को कैसे निकाला जा सकता है बताइए, एच प्लस को कैसे निकाला जा सकता है। तो ये इतना सा फॉर्मूला, इसमें से एच प्लस का मान निकालने के लिए पूछ रहे हैं तो यही बताना है, और ये बहुत ईजी है। अगर आपने अच्छे से नोट्स रिवीजन करे हैं तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी बताइए 59। तो जैसे अपन इस लॉग को सोल्व करते हैं तो लॉग को सोल्व करने पर अपने पास ऑप्शन आता है ये वाला, पहला एच प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस पी एच। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए पी ऑफ ओ एच एंड इक्वल माइनस लॉग ओ एच माइनस रिलेशन पी एच से किस प्रकार संबंधित है ये देखना है यहाँ पे। तो 60 का बताइए। देखिए पी एच प्लस पी ओ एच दोनों है ना, दोनों का योग क्या होता है 14 होता है, ठीक है। पी एच और पी ओ एच दोनों मिलके 14 होता है। तो 60 के अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी वीक एसिड का के ए, ठीक है, वियोजन स्थिरांक ये है तो इसका पी एच 0.1 m सॉल्यूशन में लगभग कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा अब लेवल बढ़ चुका है तो आपको अपना अटेंशन और बढ़ाना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 61।
इसका जो पीएच है ये देखिए, वीक एसिड का के क्या है, ये 10 की पावर -5, तो इसका पीएच 0.1 सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बताइए, 61 के अंदर, तो ये होगा 3। ठीक है, अब ये 3 कैसे आया है, ठीक है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 62, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, बफर इन फॉर्मेशन या साल्ट इन फॉर्मेशन, बताइए 62 के अंदर बताइए। तो इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 63, बफर सॉल्यूशन में देखिए जैसे CH3COH और CH3CONA है तो पीएच क्या होगा बताइए, इन दोनों का क्या पीएच होगा, ये दोनों दुर्बल है या प्रबल है, क्षार है या अम्ल है, ये डिसाइड करने के बाद आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अगर CH3CO और ये दोनों सॉल्यूशन में है तो इसका जो पीएच होगा वो होगा pKa, वियोजन स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए NH4Cl और NH4OH बफर सॉल्यूशन का पीएच बेसिक है, क्योंकि यानी कि इसका जो पीएच है इन दोनों के विलयन का वो क्षारीय है। क्यों है, इसका कारण क्या है बताइए 64 के अंदर। तो इसके अंदर जो कंजुगेट बेस है वो अधिक है इसका, NH4 इसका, तो इस कारण से ये बेसिक होगा। जब बेस अधिक है तो बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किसी साल्ट सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइसिस के कारण पीएच बदलता है। NH4Cl के एक्वाउस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा बताइए। तो NH4Cl देखिए अम्लीय है, क्षारीय है, उसके हिसाब से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो अपने नोट्स आपको याद आ रहे होंगे, बताइए 65 के अंदर क्या राइट आंसर होगा। NH4Cl एक्वाउस, तो ये बेसिक हो, तो ये एसिडिक होता है, तो एसिड होता है तो 7 से नीचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, CH3CONA सॉल्यूशन का पीएच, तो बताइए ये वाला जो सॉल्यूशन है वो अम्लीय है, क्षारीय है, उसके बाद इसका आंसर देंगे। 66 का बताइए, 66, उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच कितना होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, बताइए 67 के अंदर, तो ये 7 से कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक ही होगा एक। क्वेश्चन नंबर 68, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब बेस स्ट्रॉन्ग है ना, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस की तरफ ही होगा ये। तो बेस की तरफ होने का मतलब 7 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, बफर सॉल्यूशन का कार्य क्या है। बफर सॉल्यूशन देखिए पीएच में परिवर्तन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इंडिकेटर का चयन क्यों महत्वपूर्ण है। इक्विवेलेंस पॉइंट के पास कलर चेंज होना चाहिए। इंडिकेटर किसी भी पीएच पर कलर चेंज करे, इंडिकेटर इलेवेंट है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भाई इंडिकेटर चेंज इसलिए करना महत्वपूर्ण होता है भाई, इक्विवेलेंस जो पॉइंट होता है उसके पास ही कलर चेंज होना चाहिए ताकि सही माप की जा सके। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए के गुणा के बी बराबर के डब्ल्यू का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है, के ए इक्विवेलेंट वो के मल्टीपल के बी, इसके इक्विवेलेंट क्या आएगा। ठीक है, और इसका आंसर इसमें क्या होगा 71 का, बताइए 71 का आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये एसिड और कंजुगेट बेस का संबंध दर्शाता है, किसका, एसिड और कंजुगेट बेस का संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि किसी बफर में थोड़ा HCl मिलाया जाए। अब बफर में थोड़ा सा HCl मिलाएंगे तो पीएच में क्या परिवर्तन आएगा, तो थोड़े बदलाव के साथ स्थिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी बफर में थोड़ा NaOH मिलाया जाए। अब देखिए NaOH अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी परिवर्तन तो होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर स्थिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे सार और अम्ल को मिला मिलाकर इसका परिवर्तन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, टाइट्रेशन जो कर्व होता है उसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या दर्शाता है। जब मोल्स ऑफ एसिड और बेस दोनों के मोल समान होते हैं जिस बिंदु पर उसे इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट पर सॉल्यूशन क्या होगा। भाई दोनों ही एसिड, दोनों ही प्रबल है तो ये 7 के ऊपर रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 76, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब बेस है ना जो स्ट्रॉन्ग है तो बेस की तरफ जाएगा, यानी 7 से ज़्यादा की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की तरफ जाएगा, एसिड की तरफ मतलब 7 से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए किसी सॉल्यूशन का पीएच 4 है तो इसका H+ क्या होगा। अब देखिए 4 बराबर माइनस log
एच प्लस, तो इसका मतलब होगा 10⁻⁻⁴m। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, किसी सॉल्यूशन का POH3 इसका पीएच क्या होगा? भाई OH से निकाला है तो 3 है, तो एच से क्या होगा यही निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए भाई, साइन 79 का। तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए PH प्लस POH बराबर 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच अपन को निकालना है, इसको रहने देंगे, और ये OH कितना दे रखा 3 बराबर 14, तो 14 में से इसको घटा देंगे तो PH बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए NaOH और NH4Cl का जो बफर विलयन है, अगर इसमें NH4OH और NH4Cl बराबर है तो पीएच क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो ये होगा PKB। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए कथन और कारण है, और यहाँ पे इसका आंसर देना है, किसी एसिडिक बफर में थोड़ा NaOH डालने पर पीएच में तेजी से नहीं बढ़ता है। तो बताइए बफर विलयन में अगर NaOH डालेंगे तो पीएच तेजी से बढ़ेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 81 का बताइए। बिल्कुल सही है, तेजी से नहीं बढ़ता है, धीरे से थोड़ा सा बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। और बफर में वीक एसिड कंजुगेट बेस मौजूद होते हैं। बेसिडिक है तो वीक एसिड होगा और कंजुगेट बेस होंगे, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है इसके अंदर। ठीक है, और कारण सही व्याख्या, कारण क्या करता है? सही व्याख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए CH3COH, यही ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। देखना जितने भी पीवाईक्यूज है उनको उठा के देखना, किसी भी एग्जाम के, मतलब जिसमें ये चैप्टर है नीट वगैरह में, तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। CH3COH CONA बफर सॉल्यूशन का पीएच KPa, जब CH3COH और इन दोनों के बराबर होती है उसी स्थिति में KPa होता है। तो बताइए ये बात सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 82 का बताइए कि क्या ऑप्शन ये कथन वाला सही है क्या? 82 के अंदर बताइए। तो ये वाली बात एकदम सही है। और हेंडरसन हेसलबात हेसलबल्च इक्वेशन इसको दर्शाती है, इस वाली अभिक्रिया में जब दोनों, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए NH4OH और NH4Cl का जो बफर सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो बताइए बेस से होता है या फिर एसिडिक होता है? क्वेश्चन नंबर 83 में तो ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, सारी होता है, और कंजुगेट बेस की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, तो क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग, इसमें इक्वलेंस पॉइंट 7 होता है। बिल्कुल सही है, अगर जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस तो ये इक्वलेंस पॉइंट 7 पे जाके रुकता है। ठीक है, और इसका कारण है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है, और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए कथन इसमें दे रखा है वीक एसिड, एसिड क्या है? वीक है, और स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस। जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो 7 से ज़्यादा होगा इसका, तो 7 से ज़्यादा दे रखा है, इसका मतलब कथन सही है। अब साल्ट हाइड्रोलाइसिस के कारण सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, जब एक चीज इसमें के अंदर जो बेस है ना, एक चीज वीक होती है ना, एक चीज वीक, उसी स्थिति में साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, और इसके कारण सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो ये बताइए दोनों कथन सही है या नहीं है 85 के अंदर? तो बिल्कुल दोनों ही सही है इसके अंदर, और सही व्याख्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए 86 दे रखा है वीक बेस, बेस क्या है? वीक, और स्ट्रॉन्ग एसिड, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड की तरफ होगा, यानी कि 7 से कम होगा, तो ये सही है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस के कारण सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ठीक है, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर होगा, और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही होगा, तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही है। देखिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या था? बेस, बेस स्ट्रॉन्ग था तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिक था। और यहाँ पे देखो क्या है? स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड, तो साल्ट हाइड्रोलाइसिस एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 87, बफर सॉल्यूशन में थोड़ा HCl डालने पर पीएच तुरंत 7 हो जाता है। तो बताइए क्या 7 होता है क्या, या थोड़ा बहुत कम नीचे ऊपर नीचे होता है? बताइए 87 के अंदर। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तुरंत 7 नहीं होता, थोड़ा सा परिवर्तन करता है लेकिन 7 नहीं होता है। और बफर सॉल्यूशन पीएच में बदलाव रोकता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा वाला सही है, कथन सही, कारण कथन गलत, कारण सही, और डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए कथन है भैया पीएच माइनस लॉग H प्लस और POH माइनस लॉग OH माइनस, तो बिल्कुल ये सही है, और इसका कारण है कि पीएच और OH का जो योग है वो 14 होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वैसे, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए इसका कथन है कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस केवल वीक एसिड या बेस साल्ट में होता है। बिल्कुल सही है, दोनों में से एक वीक कम से कम होना चाहिए, दोनों वीक भी हो सकते हैं, तो उसी स्थिति में साल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस साल्ट का एक्वाउस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही है, जब स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड होता है, तो उसका एक्वाउस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दोनों ही कथन सही है, एकदम बिल्कुल दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही है जो बता रहा है इसका कारण। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए के ए और के बी का गुणा के डब्ल्यू होता है। बिल्कुल सही है, किसी एसिड को उसके कंजुगेट बेस के बीच संबंध दर्शाता है। बताओ एसिड का उसके कंजुगेट बेस के बीच संबंध दर्शाता है कि क्वेश्चन नंबर 90, तो ये बिल्कुल सही है कथन, और इसके हिसाब से दोनों ही सही है, व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 91, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वास सॉल्यूशन के इन्फिनिट होगा जब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसका इन्फिनिटी या बहुत बड़ा या अनंत होगा। तो बताइए 91 के अंदर क्या सही है, तो बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह डिसोसिएट होता है। बिल्कुल सही, तो इसका वियोजन स्थिरांक बहुत ज़्यादा होगा, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए कथन इसका है कि वीक बेस है और उसका एक्वास सॉल्यूशन पार्शियली डिसोसिएट। बिल्कुल बिल्कुल सही, जब वीक है ना, वीक वीक बेस हो या एसिड, जब वीक होता है तो ये पार्शियली होगा। ठीक है, जब स्ट्रोंग होगा तो ये बहुत ज़्यादा होगा। के बी छोटे मानों के कारण पार्शियल डिसोसिएशन होता है, के बी के छोटे मान के कारण। तो जब ये के बी होता है, इसका छोटा मान होगा अगर वीक होगा, तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए एक बार ध्यान से, तो बिल्कुल सही, जब केबी का छोटा मान होगा तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, यही इसका कारण है। और इसमें बेस वाले में जो वीक है तो ये छोटा होगा इसका मान, दोनों ही कदम सही है। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए टाइट्रेशन जो कर्व होता है उसका स्टीप रीजन इक्विवेलेंस पॉइंट को दर्शाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 93, तो बिल्कुल सही है, ये तो इसको दर्शाता है इक्विवेलेंस पॉइंट को ही। और यहाँ पीएच में अत्यधिक परिवर्तन होता है। बताओ पीएच में अत्यधिक परिवर्तन होता है या नहीं होता है यहाँ पे, बिल्कुल तेज परिवर्तन होता है यहाँ पे, तो दोनों ही कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए कथन है NH4Cl सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है। तो NH4 बताइए एसिडिक होता है या बेसिक होता है 94 के अंदर, तो ये एसिडिक होता है और इसका 7 से कम पीएच होगा। बिल्कुल सही बात है। NH4 जो प्लस है वो कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर, एसिड ऑफ वीक बेस। ठीक है, NH4 कंजुगेट एसिड होता है और वीक बेस ऑफ NH3। क्या ये कारण इसका सही है 94 का, बताइए। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, CH3CONA का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो बताइए क्या ये अम्लीय है या क्षारीय है जिससे इसका पीएच सही है, ये 7 से ज़्यादा होगा कम होगा, क्या ये कथन सही है क्या, बताइए 95 का। तो ये बिल्कुल सही है, ये बेस बेस होता है और बेस होने के कारण 7 से ज़्यादा होगा। CH3CONA कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, जिसका जो कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और दोनों ही कथन इसके सही है, कथन और कारण मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए कथन के अंदर दे रखा है वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस। टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पर कलर चेंज इंडिकेटर के द्वारा दिखाई देता है। तो बताइए इसमें दिखाई देगा या नहीं देगा, तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो इंडिकेटर का कलर चेंज इक्विवेलेंस पॉइंट के पास होना चाहिए, बिल्कुल सही, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए एसिडिक जो बफर में होता है, एसिड एसिडिक बफर में यानी एसिड कंजुगेट बेस, तो एसिडिक बफर में एसिड कंजुगेट बेस से ज़्यादा होता है या कम होता है, बताइए 97। तो बिल्कुल सही कि एसिड ज़्यादा होता है, जो एसिडिक बफर होता है उसमें एसिड ज़्यादा होता है बजाय कंजुगेट बेस के, तो ये बिल्कुल सही है। और यह पीएच को 7 से कम बनाए रखता है, तभी ये अम्लीय होगा, इसको अम्लीय की अम्लीय बनाए रखता है, तो दोनों ही कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए कथन 98 है बेसिक बफर में बेस ज़्यादा होगा कंजुगेट एसिड से और इसके पीएच को 7 से अधिक बनाए रखेगा, क्योंकि बेसिक बनाए रखेगा, बिल्कुल दोनों कथन सही है। और इसी प्रकार के स्टेटमेंट या आएंगे वहाँ पे, और आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए बेसिक बफर होता है यानी सारी बफर, उसके अंदर जो बेस होता है वो कंजुगेट एसिड से ज़्यादा होगा और इसका पीएच होगा वो बेस होगा यानी कि 7 से अधिक होगा, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 99, अब देखिए 99 के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो कलर चेंज इंडिकेटर का चयन कम महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 99,
तो ये का इसका जो कर्व होता है वो एकदम शार्प होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्ट्रोंग दोनों ही स्ट्रोंग है। तो कर्व शार्प होने के कारण, क्योंकि कर्व शार्प होता है इस कारण इक्विवेलेंस पॉइंट आसानी से दिख जाता है। तो ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं, कोई सा भी इंडिकेटर लेंगे तो ये दिख जाता है, दोनों ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लेकिन अपन ने देखो पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और सारे वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं सिर्फ जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। वैसे और भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेबर स्टैंड एग्जाम के लिए। और आप अगर लेबर स्टैंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह लेबर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो भेजना, क्योंकि आपने तो ये वीडियो इसीलिए देखा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं तो उनको भेजना। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो अब ये लास्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, बफर सॉल्यूशन जो होता है डाइल्यूट करने पर पीएच में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। तो बफर सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो पीएच में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? पीएच केवल एसिड बेस रेशियो पर निर्भर करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 100। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर इसको डाइल्यूट कर देंगे तो इसके पीएच में ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। और जो पीएच होता है केवल एसिड और बेस का जो अनुपात होता है ना उस पर निर्भर करता है। इसका अनुपात के अंदर अंतर आता है ना, तब जाके पीएच में परिवर्तन आता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपका अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको डाउट का सेम डे के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको आसानी से वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और आप यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमसे। तो अभी स्कैन कर लो टेलीग्राम को, और यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम भी आप कर सकते हैं चाहो तो, लेकिन टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। अब नेक्स्ट क्लास जो होने वाली यूनिट 5 करेंगे केमिस्ट्री की, जो कि लेब असिस्टेंट का सिलेबस दे रखा है, उसके अंदर यूनिट 5 है। उसके टॉप 100 एमसीक्यू लेंगे और ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में सीधे हिट करने वाले, यानी कि परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न। देखिए मैं 100% की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पे 75 से लेके 80% तक के क्वेश्चन आपको साइंस के इसमें से मिल जाएंगे। बाकी 20% अपने नोट्स होते हैं, उसके अंदर नए क्वेश्चन भी बनते हैं कुछ, ठीक है, तो उनके लिए रहता ही है। तो आपको नोट्स भी बार बार रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।